पिछले वीडियोस में आपको ग्रामर पे हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया कि ग्रामर के पीछे जो एक अल्टरनेटिव छिपा हुआ है, जो एक मोटिव छिपा हुआ है, जो हमारा उद्देश्य है। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ पढ़ना है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और यदि उद्देश्य विहीन है आप तो इसे कहा गया कि अकाल मृत्यु के बराबर है। मतलब यदि आप बिना उद्देश्य कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो निरर्थक है, वो रिजल्ट लेस है, वो वाइल्ड गोज चेज है, वो एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है दोस्तों आपका, वो कोई रिजल्ट नहीं, परिणाम नहीं देने वाला है। तो मैंने कहा कि हम लोग ग्रामर पे चर्चा करने चल रहे हैं और हमने आपको बताया कि ग्रामर पढ़ने और पढ़ाने का जो अपना उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारा है कि हमें सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए। दोस्तों हमें सब्जेक्ट, वर्ब और क्या मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए। और इसी क्रम को हम फाइंड आउट करने के लिए पूरे टाइम इंग्लिश पढ़ते हैं। जो भी इंग्लिश का आपका 6 महीने 5 महीने का जो सिलेबस है निर्धारित किया गया है, उसका जो अंतिम मोटिव है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति करना है दोस्तों। और इसी क्रम में उद्देश्य तो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य तो हमारा छत डालना हो गया। लेकिन हम छत तभी डाल सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पे आपको काम करना होगा, आपको दीवार बनानी होगी, आपको मोरंग, सीमेंट, गिट्टी, मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता। तो उद्देश्य तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता। और इस बहुत सारे रॉ मटेरियल में हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको लेटर्स पढ़ाया, हम आपको लेटर से उत्पन्न होने वाली फोनीम्स के बारे में हमने चर्चा किया। वो फोनीम्स कॉन्सोनेंट से कितना है उन पे हमने चर्चा किया। आप पाए कि 24 होती हैं। हमने वोवेल से उत्पन्न होने वाले फोनीम्स की चर्चा की और आप पाए कि 20 होती हैं। फिर हमने टोटल फोनीम्स पे चर्चा की, संपूर्ण आवाज़ें, साउंड कितनी हैं, तो आप पाए कि इनकी संख्या कितनी है, 44 है, 44 है। और इस क्रम में हम आगे बढ़े आपसे, तो हमने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट क्या है और अल्फ़ाबेट, और हमने बताया अल्फ़ाबेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स मतलब हो जाता है दोस्तों लैंग्वेज, और लैंग्वेज इन द सेंस हो जाएगा दोस्तों भाषा। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इसको भी आपको देखना है। एक अल्फ़ाबेट है और एक अल्फ़ाबेट्स है। एक अल्फ़ाबेट है और दूसरा क्या है, अल्फ़ाबेट्स है दोस्तों। अल्फ़ाबेट्स क्लियर हो रहा है, लिखावट क्लियर है। अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट्स दोस्तों, तो जब हम यस लगा देंगे यहाँ पे तो वो भाषा और अल्फ़ाबेट वर्णमाला। हमने आपको बताया कि वर्णमाला मतलब हो गया दोस्तों कि जो आपसे ABC एंड सो ऑन, जेड से लेकर के जो ये 26 लेटर्स हैं, इन्हीं को आप एक माला में पिरो दें, एक माला बना दें, एक माला में इनको पिरो दें। तो माला में पिरो दें मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इनको आप सिस्टमैटिक तरीके से लिख दें, सिस्टमैटिकली, सिस्टम से, सिस्टमैटिकली आप लिख दें, इन्हीं को राइट डाउन कर दें। वही हमारा दोस्तों क्या हो गया, वर्णमाला हो गया। तो जब हम अक्षरों को सुव्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, बात को समझिएगा, जब अक्षरों को सुव्यवस्थित तरीके से लिख दिया जाता है तो उसे वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। अक्षरों को सुव्यवस्थित रूप से, क्रम से लिपिबद्ध कर देना, कर दिया जाना ही वर्णमाला होता है। ही क्या होता है,
माला होता है। वर्णमाला होता है। अक्षरों को सुव्यवस्थित रूप से या क्रम से लिपिबद्ध कर दिया जाना ही क्या होता है? वर्णमाला होता है। ये तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बताया। अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो इससे आगे चल रहे हैं तो अब हम चर्चा करेंगे आपसे वर्ड्स और वर्ड्स की शब्द क्या है दोस्तों। शब्द क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं? तो ये दोस्तों क्या हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। ये आपके ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं दोस्तों। और कंडीशन ये होती है कि विच गिव कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस तो अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो। दोस्तों बात को समझिएगा, इस कंडीशन को जरूर समझिएगा कि गिव कंप्लीट सेंस, तो अक्षरों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे उसे ही हम वर्ड्स कहते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह, जैसे हमने आपसे कह दिया दोस्तों FAN, एक लेटर ये है, एक लेटर ये, एक लेटर ये, इसी को हम बोल देते हैं दोस्तों ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये आपका क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया, दो या दो से अधिक अक्षरों का समूह। और हमने कहा कि इससे एक नया शब्द बनाइए विच गिव कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता हो। और आपने एक शब्द बना दिया, बन गया फैन, और फैन का मतलब होता है पंखा। ये आपको कंप्लीट सेंस दे दिया और इसीलिए फैन आपका क्या हो गया? वर्ड हो गया, शब्द हो गया। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में आ जाए, आप ऐसे ही KRN कुछ भी यू जोड़ के और आप एक शब्द बना दें और ये कहें आप वर्ड है, तो ये बिल्कुल वर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। बिल्कुल समझते चलिए, आता है आपको, लेकिन ज्ञान को सिस्टमेटिक करना है, ज्ञान को क्रमबद्ध करना है, आपको कंपैक्ट करना है और बिल्कुल उसको एग्जैक्ट में लाना है, क्योंकि सफलता परफेक्शन के बिना नहीं मिलती दोस्तों। परफेक्ट तो हम नहीं कह सकते आप हो जाएंगे, क्योंकि मैं ही परफेक्ट नहीं हूं। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सीखने और सिखाने का क्रम पूरी लाइफ चलता रहता है दोस्तों। लेकिन सफलता के लिए परफेक्शन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें परफेक्शन की तरफ ले जा रही हैं। छोटे छोटे चीज़ों पे वर्क करके, छोटे छोटे चीज़ों पर कमांड करके हम निश्चित रूप से परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो वर्ड्स हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों वर्ड्स के बाद जो हम अगले क्रम पे चलेंगे, आपको सिखाएंगे, वो है हमारा। अब मैंने कहा दोस्तों कि अब हमारी ग्रामर थोड़ी सी क्लिष्ट होगी। बात को समझिएगा, अब आपका जो ग्रामर है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, और तब जा करके आप बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और यहीं पे हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों, कि नोट डाल के एक चीज़ अवश्य आप जानिए, वो ये कि जैसे आप हम कहें अकेजन की स्पेलिंग क्या होती है, तो अकेजन की स्पेलिंग कहीं कहीं पर दोस्तों OCCASION है, और कहीं कहीं पर दोस्तों OCCASION है। अब इसमें सही क्या माना जाए? वैक्यूम की स्पेलिंग कहीं कहीं पर दोस्तों VACUME है, और कहीं कहीं पर दोस्तों VACWM है। अब इसमें सही क्या हो? तो इसमें सही दोस्तों ये है OCCASION VACWM, और ये वर्ड हैं दोस्तों, ये वर्ड हैं, शब्द हैं, वर्ड्स हैं। और क्यों यही सही है, इसको भी जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ग्रामर जानना, क्योंकि दोस्तों 4 ऑप्शन में से ये आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यदि आप नहीं जानते रहेंगे तो गलत करेंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में जो हम लोग 10, 15, 20 बैचेज हैं, वहाँ पे जा रहे हैं तो इन समस्याओं को देख रहे हैं, प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं, व्यवहारिक तरीके से देख समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये इसका जो निराकरण है, जो ऐसे डाउट का जो सलूशन है, ऐसे डाउट का जो सलूशन है, वो यही है दोस्तों इसका सलूशन, कि वर्ड वही होगा दोस्तों। बिल्कुल समझिएगा, वर्ड्स वही होंगे, वही
इस कैटेगरी में आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे जिनका डिस्क्रिप्शन, जिनका दोस्तों डिस्क्रिप्शन, जिनका वर्णन कहाँ होगा? ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमने चर्चा किया आपसे दोस्तों कि शब्द सारे शब्द नहीं होंगे, शब्द वही होंगे जिनका वर्णन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में होगा। इसको अवश्य आपको जानना, और यही रीजन है कि ये सही है और दिस वन सही है, वैक्यूम और अकेजन, क्योंकि इनका वर्णन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में दिया गया है दोस्तों। अब हमने कहा कि थोड़ा सा ग्रामर आपका समझने की तरफ, थोड़ा सा ग्रामर क्लिष्ट होना, या यूं कहिए आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके रिवीजन पे डिपेंड करेंगे कि आप अब कितना जबरदस्त इनपुट के साथ आउटपुट आप देंगे। इन सब पे चर्चा का क्रम हमारा चलेगा। तो अब दोस्तों हमने कहा कि हमारा उद्देश्य तो सेंटेंस है, सेंटेंस पे हम चल रहे हैं। अब हमें सेंटेंस को जानना है, हमें फ्रेज को जानना है, और हमें दोस्तों क्लॉज को जानना है। हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि इनको समझने के लिए भी इसी क्रम की आवश्यकता आपको पड़ेगी दोस्तों। तो अगर आप फ्रेज पढ़ेंगे तो इसका भी मतलब होता है दोस्तों वाक्यांश, और वाक्यांश का मतलब हो गया वाक्य का एक अंश, वाक्य का एक अंश, मतलब कुल मिलाकर के वाक्य की आवश्यकता हो गई कि वाक्य आप जानेंगे तभी वाक्यांश जानेंगे। सेंटेंस का भी हिंदी अर्थ दोस्तों वाक्य होता है, और क्लॉज का हिंदी अर्थ दोस्तों उपवाक्य होता है। मैंने कहा दोस्तों अंग्रेजी बहुत आसान है, लोगों ने इसको टफ बनाया हुआ है, इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करता होना होता है कि हम बड़े ग्रेट हैं, हम बड़े महान हैं। और आजकल की ये विडंबना है, ऑफलाइन क्लासेज में हम लोग देख रहे हैं कि हम ज्ञानी उसी गुरु को मानते हैं जो पढ़ाए और आपको समझ में ना आए तो आप चर्चा करते हैं कुछ तो इस बात में, कुछ तो बात है इसमें, ये पढ़ाया गुरु समझ में नहीं आया, कुछ तो बात है, गुरुआ ज्ञानी बहुत है। तो गुरुआ ज्ञानी इसलिए है कि वो पढ़ाए आपको समझ में ना आए, ये गलत मेंटलिटी है दोस्तों। जो पढ़ाए वो समझ में आना चाहिए, और उसी क्रम को आपको समझ में आए। हम छोटे छोटे खंड में इसको बांटना चाह रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, या यू कैन से कि सेंटेंस इज द मिडवे बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज को सीखना है तो ये बीच का सीढ़ी का एक माध्यम है, कार्य करता है। कुल मिलाकर के हमें सेंटेंस से ही होके जाना होगा। तो थोड़ा सा झलक सेंटेंस की, और फिर फ्रेज और क्लॉज पे हम चलेंगे। तो सेंटेंस की जब चर्चा करते हैं दोस्तों, तो सेंटेंस दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब जो भी हमें पढ़ना है इन दोनों पे हमने इसीलिए बताया कि क्लिष्ट होने जा रहा है। क्लिष्ट होने का सेंस ये है कि अब आपको समझना होगा, और समझने के लिए आपको एकेडमिक मेरिट प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान, बिल्कुल मेरी बात को समझिएगा। आपको एकेडमिक मेरिट कि क्या ब्रिटिश वालों ने लिख दिया इसका डेफिनेशन, उसे एकेडमिक, वो प्लस व्यवहारिक ज्ञान कि क्या इसका जब हम एप्लीकेशन यूज करेंगे तो ये कहना क्या चाह रहा है, जो एक एक शब्द है उसके पीछे क्या स्टोरी छिपी हुई है, वो क्या इंग्लिश में डिफाइन करना चाह रहा है, ये व्यवहारिक ज्ञान दोस्तों। जब तक इन दोनों स्किल्स का आप प्रयोग नहीं करेंगे, आपका ना तो इंग्लिश पे कमांड होगा और ना ही आप एप्लीकेशंस को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आप बेहतर करें, प्रश्नों को सलूशन आप बेहतर दें, आप स्पॉटिंग एरर को बेहतर कैच कर पाएं ग्रामर में, उसके लिए हमेशा दो पक्षों का मूल्यांकन, एक एकेडमिक मेरिट, एकेडमिक डेफिनेशन, दूसरा प्रैक्टिकल ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। तो सेंटेंस पे चलते हैं दोस्तों। तो एकेडमिक मेरिट ये कहता है दोस्तों कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give complete meaning, is called
अ सेंटेंस, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोस्तों, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह विच गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। वही क्या होता है, वाक्य होता है, वही आपका सेंटेंस होता है। ये एकेडमिक मेरिट हो गई दोस्तों। अब व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक किसमें ज्ञान क्या है आपको जो जानना है, अब हम उस पर चर्चा करें। या कुल मिलाकर के आप ये कहिए, ये क्या कहना चाह रहा है थोड़ा समझिए। ये कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हमने आपसे दोस्तों कह दिया कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, और हम इसकी चर्चा करें कि ये क्या है, तो आप देख रहे हो दोस्तों कि ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, और जैसे ही दो या दो से अधिक शब्द आपको मिले तो वो ग्रुप ऑफ कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, सॉरी इज कॉल्ड सेंटेंस। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, ये कंप्लीट सेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, कंप्लीट सेंस भी है, और इसीलिए आपका क्या है, आपका सेंटेंस। ये तो हमने बताया, लेकिन अब इसके पीछे और लॉजिक छिपा हुआ दोस्तों। आई आपका लेटर भी है और आई आपका वर्ड भी है, क्योंकि आई का मतलब जब मैं होता है तो ये वर्ड हो जाएगा, अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है दोस्तों, जानना है आपको। अब दोस्तों ये कहना क्या चाह रहा, हमने कहा कि प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान जो इसके पीछे छिपा है वो यही है कि दोस्तों सेंटेंस वही होगा, सेंटेंस वही होगा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब होगी, वो फाइनाइट वर्ब होगी तो बेहतर है। तो दोस्तों सेंटेंस वही होगा, वाक्य वही होगा, वाक्य वही होगा जिसमें एक कर्ता मतलब सब्जेक्ट एवं एक क्रिया मतलब वर्ब होगी, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगी। मतलब ये एलिमेंट्री योग्यता है इसकी, मैंडेटरी योग्यता है कि सब्जेक्ट वर्ब का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी योग्यता है। वाक्य है तो सब्जेक्ट और वर्ब का आना अनिवार्य है दोस्तों, बहुत जबरदस्त पॉइंट। लेकिन इसी को एक और व्यवहारिक ज्ञान समझ लीजिए कि आदर्श वाक्य वही होगा दोस्तों, आइडियल सेंटेंस वो होगा, आदर्श वाक्य वही होगा जो असर्टिव होगा, जो असर्टिव होगा। और असर्टिव होगा दोस्तों मतलब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ क्या आ जाए दोस्तों, ऑब्जेक्ट आ जाए, वही हमारा आदर्श वाक्य होता है दोस्तों। और यही हमारा उद्देश्य था इसको प्राप्त करना। मैंने कहा उद्देश्य को लेकर के आप चलेंगे तो आप में भटकाव नहीं आएगा, आपका डिवोशन, आपका कंसंट्रेशन, आपका इंग्रोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी पूरे क्लास के दौरान हमेशा मेंटेन रहेगी, और यही सफलता का रीजन होता है दोस्तों, और यही एक बेहतर कंप्यूटर होने का लक्षण होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो क्यों पढ़ें, इसके लिए पढ़ रहे हैं। और अब हमें ये मिल भी गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला। एक तीसरी भी पहचान जाना, ये हम व्यवहारिक ज्ञान, ये किताबी ज्ञान पे नहीं चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा कि अंग्रेजी उसी दिन आसान हो जाएगी जब आप एकेडमिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान पे भी आप चर्चा पर चर्चा करने लगेंगे कि उसके पीछे व्यवहारिक ज्ञान क्या छिपा है, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो इसका ये बैकग्राउंड है सेंटेंस का दोस्तों। इसका एक बैकग्राउंड ये भी है दोस्तों कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब ये क्या होते हैं, ये आत्मनिर्भर होते हैं। मतलब वाक्य वही होगा जो क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। वाक्य वही होगा जो क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, जो अपने पर क्या होगा,
निर्भर करेगा, जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, अपनी मीनिंग देने में स्वयं सक्षम होगा। और यही है आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, आप क्या हो? छात्र हो, मैं अध्यापक हूं। मुझे अपने अर्थ को देने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करना पड़ा। सब्जेक्ट वर्ब आना अनिवार्य, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी। अनिवार्य योग्यता है कि सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है। अब दोस्तों इतनी चीज जान गए, अब हमें फ्रेज जानना है। चलते हैं फ्रेज, क्योंकि वाक्य हम आपको बता दिए इसलिए हम आपको फ्रेज बता ले जाएंगे। फ्रेज वाक्य से ही कनेक्टेड था, इसलिए सेंटेंस को बताना बहुत जरूरी हो गया था दोस्तों। हमने सेंटेंस पे चर्चा किया, अब हम आपसे वाक्य पर चर्चा करेंगे। और वाक्य पे जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो यही करेंगे कि देखिए, हमने कहा हमें फ्रेज पढ़ना है, फ्रेज, और फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों वाक्यांश, ये हमें पढ़ना है। हमने कहा कि अब जो भी कुछ चर्चा परिचर्चा होगी वो एकेडमिक के साथ साथ प्रैक्टिकल में होगी, कि नहीं भाई इसको ब्रिटिश ने क्या लिख दिया, लेकिन जो लिखा उसके पीछे लॉजिक क्या है कि बच्चे को समझ में आए, उसके थ्रू वो एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट बेहतर कर पाए। तो जब फ्रेज की बात किया तो ये वाक्यांश हो गया। और वाक्यांश को दोस्तों जब हम एकेडमिक मेरिट से चर्चा किए तो दोस्तों यही हो गया ये कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give sense, not complete, which give sense but not complete sense. Is called a phrase. Is called a phrase. कह रहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज क्या होगा? एक फ्रेज क्या होगा? जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, शब्दों का एक समूह हो। शब्दों का क्या हो? एक समूह हो। शब्दों का समूह हो दोस्तों, शब्दों का समूह हो, ये प्योर समूह हो। विच गिव सेंस, जो अर्थ भी दे, जो अर्थ भी दे, बट यहीं पर लेकिन सबसे निर्णायक भूमिका में जो है, जो सबसे निर्णायक भूमिका में है वो ये है कि नॉट कंप्लीट, लेकिन पूर्ण अर्थ ना दे। पूर्ण अर्थ ना दे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमने कर लिया दोस्तों कि पूर्ण अर्थ ना दे। अब देखिए यही व्यवहारिक ज्ञान का आपको प्रयोग करना है। पूर्ण अर्थ ना दे दोस्तों, तो पूर्ण अर्थ तभी कोई चीज नहीं दे सकता है। आप जानिएगा इस बात को। पूर्ण अर्थ कब नहीं देगा? पूर्ण अर्थ कोई चीज तभी नहीं देगा जब वाक्य में वर्ब का अभाव हो। जब वाक्य में वर्ब का अभाव हो जाए, जब डूअर के एक्शन के बारे में ही आपको पता ना चले कि कोई कर्ता कर क्या रहा है, तो हम कैसे कंप्लीट अर्थ निकालेंगे? ये कॉमन सेंस की। अंग्रेजी बहुत लॉजिकल है, एकदम मैथ से भी बेहतर है। ये मैथ पीछे पड़ जाएगा यदि लॉजिकल कंसेप्चुअल ग्रामर की बात करें। इसको तो टीचरों ने बदनाम किया हुआ है कि ये विदेशी भाषा है, ऐसे ही है, ऐसे ही रट लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके पीछे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट की चर्चा करें यदि हम, तो ये कह रहा है कि ये वाक्यांश है। बात को समझिएगा भाई साहब, ये वाक्यांश है। और वाक्यांश है मतलब ये वाक्य का ही अंश है। और वाक्य भी हमने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम वाक्य कहते हैं। हमें इसका एक अंश बनाना है। अंश मतलब एक छोटे पार्ट में हमें इसे रखना है। तो छोटे पार्ट में हमें रखना है दोस्तों। और बात को समझिएगा, इसको अंश रूप में परिणित करने के लिए एंड बट नॉट कंप्लीट सेंस, मेरी बात को समझिएगा,
इसे अंश रूप में परिणित करने के लिए, अंश में बनाने के लिए प्लस ये देखिए नॉट कंप्लीट सेंस, ये पूर्ण अर्थ ना दे, ये व्यवहारिक चीजों पे चर्चा, अनुभव। नॉट कंप्लीट सेंस, ये पूर्ण ज्ञान ना दे, पूर्ण अर्थ ना दे दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त लॉजिक पे हम लोग पहुंच गए, बिल्कुल उद्देश्य हमारा सफल होने वाला है जिस पर हम लेके चले थे, फ्रेज को समझाना हम चाह रहे थे और वहां पर हम पहुंचने वाले हैं। फ्रेज मतलब वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश, वाक्य मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अभी हमने बताया। उसका अंश में परिणित करने के लिए और एकेडमिक डेफिनेशन के अनुसार कंप्लीट सेंस ना देने के लिए, पूर्ण अर्थ ना देने के लिए दोस्तों हमें सब्जेक्ट और वर्ब को हटाना पड़ेगा, लॉजिकली हटाना पड़ेगा। लॉजिक के साथ मैं आपसे ग्रामर पे चर्चा कर रहा हूं और इसीलिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे आप पहुंच गए कि इट हैज, यदि वो फ्रेज होगा तो नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, ना तो उसके पास कर्ता होगा, नॉर वर्ब, ना तो उसके पास कर्ता होगा और ना ही उसके पास कोई क्रिया होगी। यदि वो फ्रेज है तो उसमें कर्ता और क्रिया का अभाव होगा, तभी वो फ्रेज होगा, क्योंकि तभी वो अर्थ स्पष्ट नहीं देगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत जबरदस्त पॉइंट पे आप आ गए। एक पहचान और आप जान लीजिए, पहचान ये कि मोस्टली अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन हम आपके लेवल की बात कर रहे हैं, जिस लेवल में आपको एग्जाम देना है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपकी हम बात कर रहे हैं चर्चा पर चर्चा। तो मोस्टली phrases are started with any preposition। एक पहचाने का क्रम, एक आपको सिखाने का क्रम, ये सब बहुत टफेस्ट हो जाया करती हैं, लोग बड़ा टफ ढंग से इसको बता देते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी हम प्रारंभ में ही आपको सिखा रहे हैं तो हम बेहतर जो हमारा अनुभव है अपना, बेहतर स्किल का प्रयोग करके हम आपको अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और वो आपसे पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये फ्रेज समझाने का एक तरीका रहा हमारा दोस्तों कि एकेडमिक डेफिनेशन आपने देखा और इसी एकेडमिक से और इसके पीछे जो एक इतिहास, एक बैकग्राउंड छिपा, उसके माध्यम से दो व्यवहारिक ज्ञान का हमने प्रयोग किया कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव होगा, इसमें जनरली इससे पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा। कैसे क्या होगा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये कहना क्या चाह रहा, अब यहां पे आपको ले आते हैं। फ्रेज के पीछे इतिहास क्या है, फ्रेज कैसे बेहतर समझ में आए, उस पे हमारी और आपकी चर्चा परिचर्चा कंटिन्यू है। एकेडमिक डेफिनेशन के साथ साथ व्यवहारिक प्रैक्टिकल वे पे चर्चा परिचर्चा हमारी और आपकी कीप ऑन गोइंग है, वो जारी है, और यहीं से हम लोग एक बेहतर सलूशन पे पहुंचेंगे और वही हमारा उद्देश्य होगा जो उद्देश्य हम लेकर चले थे, और कहीं ना कहीं उस पर हम सफल होते दिख रहे हैं। तो हमने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये कहना क्या चाह रहा है उसकी हम बात कर लें। तो कहना ये चाह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे हमने कह दिया कि ऑन लैंड, अभी समझा रहे हैं दोस्तों। हमने आपसे कह दिया कि विथ ब्लू आइस, हमने आपसे कह दिया ऑफ गोल्ड, हमने आपसे कह दिया इन द क्लास। दोस्तों ये क्रम से हमने 4 एग्जाम्पल लिए फ्रेज को समझाने के लिए, और हर एंगल पे आप फोकस हो, कम पढ़िए बट उसको एग्जैक्ट पढ़िए, सिस्टम से पढ़िए, पूरा पढ़िए, क्योंकि कहते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों।
तो पूर्ण। अब ये इसको पूरा करो, क्या ये डेफिनेशन को ये रेक्टिफाई कर रहा है कि नहीं? क्या इस डेफिनेशन को रेक्टिफाई कर रहा है? एकदम मैथ बना दो अंग्रेजी को दोस्तों। ये अपना मेरा मानना है कि एक एक शब्द को चरितार्थ करते हुए हम आपको आगे ले चलेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ये फ्रेज की पहली कंडीशन। आप एक ले लो ऑन लैंड। ऑन लैंड क्या है दोस्तों? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेटर ओन ऑन, मे पर शब्द बन गया, कंप्लीट मीनिंग है। LAND 4 लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर एक साथ कर दिए, लैंड बना दिए, वर्ड बन गया। लैंड मतलब जमीन, कंप्लीट मीनिंग है। दो या दो से अधिक शब्दों को, समूह को ही ग्रुप में हम डाल देते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। कह रहा कि विच गिव सेंस, अर्थ भी दे, अर्थ दे रहा है। ऑन लैंड मतलब जमीन पर दोस्तों। लेकिन नोटिस वाला पॉइंट, बट नॉट कंप्लीट सेंस, ये पूर्ण अर्थ ना दे। और ये निश्चित रूप से पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑन लैंड जमीन पर क्या हो रहा है? क्या कोई व्यक्ति गिरा है? क्या कोई व्यक्ति बैठा है? क्या कोई जानवर बैठा है? या कोई कार्यक्रम चल रहा है? रोड बनाई जा रही जमीन पर, क्या हो रहा है? नथिंग इज सर्टेन, बिल्कुल सब कुछ अनसर्टेन है। अनसर्टेन है मतलब उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। मीनिंग कंप्लीट नहीं है, उसमें फ्रेज है। और ये देखिए व्यवहारिक चीजें इन दोनों पे, ये ट्रिक कह सकते हो आप। इसी को ट्रिक कहते हैं दोस्तों, कि कैसे फ्रेज को पहचाने। तो हम उस ट्रिक पे भी चर्चा आपसे कि नाइदर सब्जेक्ट नार वर्ब, ना तो इसमें कर्ता होगा ना क्रिया होगी। आप देख लीजिए ऑन लैंड में सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव है ही नहीं है सारे एग्जाम्पल में। दूसरा पॉइंट कि मोस्टली फ्रेजेस आर स्टार्टेड विद एनी प्रीपोजिशन। जनरली जब फ्रेज प्रारंभ होते हैं वाक्यांश, तो किसी प्रीपोजिशन से प्रारंभ होते हैं। और आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल हमने नहीं दिया जो प्रीपोजिशन ना आया हो। हालांकि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कहा जनरली, मोस्टली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ये ट्रुथ नहीं है दोस्तों, एक्सेप्शन है। आगे हम अभी डेप्थ में नहीं चलेंगे, आगे जब आपकी थोड़ी ग्रामर हो जाएगी, जब हम चर्चा करेंगे, जैसे नाउन फ्रेज होते हैं तो उसमें बिना प्रीपोजिशन के भी वो आ सकते हैं। लेकिन जनरली आपके लेवल तक एक इंटरेस्ट कैसे बने, तो ये आपको बेहतर ट्रिक, प्रीपोजिशन से प्रारंभ होना और सब्जेक्ट वर्ब का अभाव होना, ये सिंबल है कि वो फ्रेज है, वाक्यांश है। विद ब्लू आइज सेम है, नीली आंखों वाली। अब कौन है वो? लड़का है कि मूर्ति है कि जानवर है? नथिंग इज सर्टेन, क्योंकि ये फ्रेज है, सब्जेक्ट और वर्ब का अभाव है दोस्तों। ऑफ गोल्ड, सोने का स्टेचू है। चेन है कोई, क्या है? कुछ भी श्योर नहीं। इन द क्लास, कक्षा में पढ़ाई चल रही है, पार्टी चल रहा है, कोई रणनीति चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कुछ भी श्योर नहीं है, क्योंकि डूअर और उसके एक्शन का अभाव है। और इसीलिए फ्रेज है, और इसीलिए ये वाक्यांश है, क्योंकि वाक्य का एक अंश के रूप में ही हमने इसको रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों वाक्यांश पे, फ्रेज पे, जो हमने आपसे चर्चा पर चर्चा किया। तो फ्रेज दोस्तों, अब और आपको यहीं पे एक चीज शेयर कर लूं दोस्तों, कि इसी फ्रेज में देखिए, मैं आपसे व्यवहारिक ज्ञान हमेशा चर्चा पर चर्चा करता रहूं, और वही एक टीचर का उद्देश्य। केवल लिखी लिखाई वस्तुओं से यदि हम चर्चा पर चर्चा करें तो किताबों में है, तो आपको चंद्रा में आने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और स्पेशली इंग्लिश हमसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है बीइंग अ टीचर, कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि आपको लगे कि हाँ कुछ मिल रहा है, आपको ऐसा कुछ मिले कि आपको किताबों में उलझने की आवश्यकता ना पड़े, आपका बेहतर कॉन्सेप्ट बने, आपका इंटरेस्ट बने। और ये भी एक बीइंग अ टीचर, ये टीचर की पहली और सबसे आवश्यक योग्यताओं में से एक है कि बच्चों की रुचि को उत्पन्न किया जाए अपने टीचिंग मेथड से या आपके पढ़ाने के तरीके से। और उसी क्रम पे मैंने कहा पुनः हमें आपको क्लाज पढ़ाना है, उपवाक्य पढ़ाना है। मेरी दो बातों को समझिएगा। यदि आप फ्रेज में, किसी भी फ्रेज में
आप एक सब्जेक्ट डाल दो, एक वर्ब डाल दो, तो जनरली दोस्तों वो क्या बन जाएगा, वो आपका सेंटेंस बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। सब्जेक्ट में एक फ्रेज में एक फ्रेज में एक सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब लगा दो, वो सेंटेंस का निर्माण कर देगा। हमने आपसे कह दिया कि आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, यदि हम इसकी चर्चा करें क्या है, तो ये सेंटेंस है दोस्तों। और हमने क्या किया, इसी में एक सब्जेक्ट जोड़ दिया, एक वर्ब लगा दिया दोस्तों। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब डाल दीजिए, ये आपकी योग्यता की बात है, ये आपकी अंग्रेजी में पकड़ की बात है। सब्जेक्ट वर्ब डालने में आप सक्षम हो तो आपने सेंटेंस का निर्माण कर दिया। और उसी फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब के साथ यदि आप एक कंजंक्शन लगाने में सक्षम हो जाओगे तो आप क्लास का निर्माण कर दोगे मेरे दोस्तों। और अब हमारा लक्ष्य है क्लास को पढ़ाना, क्लास को समझाना। तो एक झलक क्लास पे देखते हैं दोस्तों कि क्लास, और ये आज का लास्ट रहेगा आपका, क्लास पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों। क्लास क्लास पे परिचर्चा के क्रम में दोस्तों ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चल रहे हैं। इंग्लिश सीखना है तो सिस्टम से चलना होगा, और सिस्टम से आप चलोगे तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा दोस्तों। और उसी क्रम को हमने फॉलो किया हुआ है। मेरा उद्देश्य क्लास को सिखाना, और क्लास का दोस्तों हमने लिख दिया उपवाक्य। हम आपसे ही अब डेफिनेशन बनाएंगे और आपसे ही हम ट्रिक, जिसे ट्रिक कहते हैं, वो भी निकलवाएंगे। हम आपसे ही व्यवहारिक ज्ञान पे भी चर्चा करवाएंगे कि है क्या क्लास, जैसे हमने फ्रेज पे आपसे करवाया। तो जब हम क्लास पे चर्चा करते हैं दोस्तों तो ये उपवाक्य हो गया। मैंने कहा कि क्लास आपको तभी समझ में आएगा दोस्तों जब आपको वाक्य मतलब सेंटेंस समझ में आएगा, जब आपको सेंटेंस समझ में आएगा। सेंटेंस दोस्तों तब समझ में आएगा, सेंटेंस तो भी हमने आपको समझाया, वाक्य क्या है। अब और क्लास दोस्तों, एक का मतलब है वाक्य, एक का मतलब है उपवाक्य। एक का मतलब होता है मुख्यमंत्री, एक का मतलब होता है उप मुख्यमंत्री। एक इसमें है प्रधानाध्यापक, एक इसमें है उप प्रधानाध्यापक। दोस्तों एक विजुअल एग्जांपल लेते हैं प्रधानाध्यापक और उप प्रधानाध्यापक का। प्रधानाचार्य दोस्तों याद करो, जब हम लोग आप इंटर में थे तो प्रिंसिपल साहब का अपना रोल और वाइस प्रिंसिपल साहब का रोल, बिल्कुल वहीं से हम व्यवहारिक तरीके से आपको समझाने में सक्षम हो जाएंगे और वहीं से डेफिनेशन निकल जाएगा दोस्तों। यदि हम प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की योग्यता की बात करें, यदि हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की योग्यता की बात करें दोस्तों, उनकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो आप पाओगे, आपको ही बताना है दोस्तों कि योग्यताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या निर्धारित की गई हैं। तो आप पाएंगे कि जो एलिजिबिलिटी हैं, जो उनकी एलिजिबिलिटी हैं, वो आप पाएंगे कि एलिजिबिलिटी में हम यदि फ्रेज की बात करें और हम क्लास की बात करें, तो योग्यताएं जो निर्धारित की जाती हैं, किसी की योग्यताएं जो निर्धारित की जाती हैं, तो प्रधानाचार्य और वाइस प्रिंसिपल की योग्यताएं समान है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे जो क्लास हैं और सेंटेंस हैं, इनकी योग्यताएं समान होंगी। समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, मक्खन की तरीके से अंग्रेजी बिल्कुल आसान कर दीजिए दोस्तों, उसको फेमिलियर बना दीजिए दोस्तों। हमने कहा कि क्लास और सेंटेंस आप पढ़ने चल रहे हो, सेंटेंस मतलब वाक्य, क्लास मतलब उपवाक्य। हमने सेंटेंस को दोस्तों प्रिंसिपल मान लिया और क्लास को हमने दोस्तों वाइस प्रिंसिपल मान लिया। ये वाइस प्रिंसिपल हो गए और प्रिंसिपल हो गए दोस्तों। और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जब हम चर्चा करते हैं, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की जब हम चर्चा करते हैं, तो हम पाते हैं कि दोनों की योग्यताएं समान हैं। योग्यताएं समान हैं तो हम सेंटेंस की चर्चा करें कि सेंटेंस की योग्यता समान है, तो अभी हमने सेंटेंस बताया कि सेंटेंस की जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, जो अनिवार्य योग्यता है दोस्तों, वो है सब्जेक्ट का और वर्ब का होना। सब्जेक्ट और वर्ब का होना ये सेंटेंस की एक अनिवार्य योग्यता हुआ करती है।
तो जब सब्जेक्ट वर्ब होगा तो सेंटेंस होगा। हमने कहा कि दोनों की योग्यताएं समान है दोस्तों, दोनों की योग्यता समान है, मतलब दोनों में कम से कम क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यवहारिक ज्ञान कह रहा है। ये शब्द बता रहा है कि दोनों की योग्यताएं समान हैं। योग्यता समान तो सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट और वर्ब समान। दोस्तों दूसरा फैक्ट निकल के आ रहा है कि ये उपवाक्य है। उपवाक्य मतलब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है। दोस्तों जिस दिन प्रिंसिपल साहब नहीं आते थे उस दिन वाइस प्रिंसिपल ही पूरे स्कूल का सर्वे सर्वा होता था, सारे टीचर को उसी के अनुसार चलना होता था। यदि योग्यता समान नहीं होती तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यदि रिप्लेस कर सकता है दोस्तों तो केवल और केवल एक ही स्थिति में कि दोनों की योग्यताएं समान हो। तो वही हमने इस क्रम को लिखने का प्रयास किया। योग्यता समान हो गई, लेकिन याद करो जिस दिन प्रिंसिपल साहब आ जाते थे स्कूल में उस दिन पुनः वाइस प्रिंसिपल को कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्रिंसिपल पर निर्भर होना पड़ता है। बिल्कुल वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का एक भाग है, एक पार्ट है, एक सहयोगी है दोस्तों। मतलब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। बिल्कुल। और अभी मैंने कहा कि अब अगले दिन जब प्रिंसिपल उपस्थित है स्कूल में तो वाइस प्रिंसिपल को कुछ भी डिसीजन लेने से पहले प्रिंसिपल से पूछना पड़ता है दोस्तों। बिल्कुल सेम वही है कि क्लास एकदम अधूरा है सेंटेंस के बिना, इसे अपने अर्थ के लिए सेंटेंस पे निर्भर होना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने क्या डेफिनेशन बना दिया क्लास की, आप खुद बनाओ कि इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये रटना नहीं, ये कह रहा कि ये उपवाक्य है, वाक्य का एक भाग है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये वाक्य का भाग है दोस्तों। फिर आप ही लिखे हो, क्लास होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब का आना अनिवार्य है। तो विच कंटेन्स, जिसके पास होता है दोस्तों, क्या होता है, अ सब्जेक्ट, कम से कम एक कर्ता, एंड अ वर्ब, और एक क्रिया। एंड, पुनः एक महत्वपूर्ण पक्ष पे चल रहे हो। एंड इसे अपने अर्थ के लिए वाक्य पर निर्भर होना पड़ता है दोस्तों। एंड डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, वाक्य पर निर्भर होना पड़ता है। किस लिए, फॉर इट्स मीनिंग, अपने अर्थ के। और यही तुम अभी तक चिल्ला रहे थे आप, कुछ भी हमने किताबी नहीं लिखा, जो ये कह रहा वही लिख दिया। वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, निर्भर किस पर, वाक्य पर। एंड डिपेंड ऑन सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग, अपने अर्थ के लिए इसे वाक्य पर निर्भर होना पड़ता है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो गया, क्लास की डेफिनेशन हो गई दोस्तों। समयाभाव है, हमारा अगली क्लास है ऑफलाइन 11 बजे से दोस्तों, और इसलिए मुझे जाना होगा, एसएससी में क्लास है दोस्तों। लेकिन इसी पर चर्चा अगले वीडियो में जारी रहेगा। इस पर अभी हम और ट्रिक के साथ भी आपसे चर्चा करेंगे कि फ्रेज को आप देखते ही कैसे पहचान लें, आप क्लास को देखते ही कैसे पहचान लें कि क्लास है। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है दोस्तों। टेट में इस बार प्राइमरी और जूनियर दोनों में क्लास आया हुआ है, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, जो भी आपके इधर विगत जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे वो आपका एमपी टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, कोई भी हो एग्जाम टीचिंग के या किसी भी वनडे एग्जाम में, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में होते हैं। तो परिचर्चा का क्रम जारी रहेगा। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आएगा तो कमेंट जरूर लिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रशंसा बहुत जरूरी होता है कुछ बेहतर कराने के लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो।